ये इंटीजर आता है। जब भी हम एक्स इंटीजर रखते हैं, एक्स को जब भी इंटीजर रखेंगे ये इंटीजर ही आएगा। तो कह रहा है ए और बी क्या होंगे, सुनो ध्यान से बात। एक्स की कोई भी इंटीजर वैल्यू डालोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर आएगा, ऐसा वो बोल रहा है, ए और बी के बारे में पूछ रहा है। एक्स इक्वल टू 0 अगर डालें, ये भी तो इंटीजर है, एक्स इक्वल टू 0 डालेंगे तो बी, वो तो कह रहा है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू डालोगे तो इंटीजर ही आएगा, तो बी क्या होगा फिर, ये इंटीजर ही होगा फिर पक्का। ये बात समझ में आई आपको। एक्स इक्वल टू 1 डालें तो क्या आएगा, 1 प्लस ए प्लस बी, और उसने क्या बोला है कि कोई भी इंटीजर वैल्यू एक्स की डालोगे तो इसका जो आंसर है वो इंटीजर आएगा, यानी 1 प्लस ए प्लस बी इंटीजर होगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीजर माइनस बी माइनस 1। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इंटीजर में से इंटीजर सब्ट्रैक्ट तो इंटीजर ही आंसर आएगा। तो ए भी क्या होगा, ए भी इंटीजर होगा। तो ए और बी दोनों ही पक्का इंटीजर होंगे। बोलो क्या डाउट है। सर हाँ बेटा। सर यहाँ पे लेकिन जो मैंने ग्रुप पे भेजा था वो भी तो सही था कि अगर हम एक्स को हम 2 ले लेंगे और फिर ए 1/2 डालेंगे तो भी इंटीजर वैल्यू आएगी, तो ए हाँ, तो इंटीजर नहीं है। हमेशा के लिए बात कर रहा है ना, केवल x इक्वल टू 2 के लिए तो बात थोड़ी कर रहा है, x इक्वल टू 3 के लिए। लेकिन सर जब एक्स इक्वल टू 2 पे फेल हो गया तो हमेशा कैसे ये सही हो जाएगा। x इक्वल टू 2 पे क्या फेल हो गया, तुम तो सर साफ जैसे मैं रहे हो x इक्वल टू 2 के लिए। सर x अगर मैं एक्स हाँ, इक्वल टू 2 डाल रहा हूँ और ए हाँ, इक्वल टू 1/2 ले रहा हूँ, तो हम्म, ए इक्वल टू 1/2 लेने पे ये जो एक्सप्रेशन है वो इंटीजर वैल्यू दे रही है, तो दे ऐसे रही में तो है। ए के लिए जरूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही हो हमेशा। बेटा केवल एक x की वैल्यू के लिए इंटीजर आने से a थोड़ी डिफाइन कर देंगे हम। वो कह रहा है x की कोई भी इंटीजर वैल्यू डालो, इसका आंसर हमेशा इंटीजर ही आना चाहिए। तो बताओ ए और बी क्या होंगे। सर क्वेश्चन में तो बोला है कि ए मे नॉट बी एन इंटीजर, तो सर मे वाले शब्द से तो हम कह सकते हैं ना, या तो हो अरे सकता है नहीं भी हो मेरी सकता बात ही नहीं सुन रहे तुम। ये बताओ x इक्वल टू 2 के लिए सही है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो हमेशा के लिए सही हो गया। है। यस सर। वो कह रहा है कि x की सभी वैल्यू के लिए इंटीजर आए आंसर, तो a और b क्या होंगे। x इक्वल टू 3 पे तो नहीं आएगा इंटीजर, तो x इक्वल टू x की सभी वैल्यूज के लिए कहां सेटिस्फाई कर रहा है a इक्वल टू 1/2। यस सर। आया कुछ समझ में। यस सर। सर ये ये क्वेश्चन ऐसे, नंबर कौन सा है? सुनो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गाड़ी जा रही है और एक टायर पंचर हो गया, हम बोल रहे गाड़ी पंचर है, आप एक टायर के पास जो सही है उसके पास खड़े होकर कह रहे देखो सर इसमें तो हवा पूरी है, ये कहाँ है पंचर बताओ। ठीक है सर। वो कह रहा है x की जब भी हम इंटीजर वैल्यू डालें आंसर हमेशा इंटीजर आए। वो केवल x इक्वल टू 2 के लिए थोड़ी पूछ रहा है, या x की कोई इवन वैल्यू के लिए थोड़ी पूछ रहा है। ऐसे तो a आप 1/5 ले लो और x 5 रखोगे तो इंटीजर आ जाएगा, लेकिन वो x 5 के लिए आएगा, 5 के मल्टीपल के लिए आएगा, 4 के लिए थोड़ी आएगा। सभी x के लिए इंटीजर आना चाहिए। समझ आया। यस सर। तो सभी x के लिए इंटीजर तभी आएगा जब a और b दोनों ही इंटीजर हों। अगर a को इंटीजर नहीं लोगे या b को इंटीजर नहीं लोगे तो वो हमेशा इंटीजर नहीं बनेगा। कुछ वैल्यूज पे हो सकता है इंटीजर बन रहा हो लेकिन सभी पे नहीं बनेगा। 24 के अलावा और कोई है 28 तक। आगे बताओ फिर। 29 टू 43, 29 टू 43, 41 रह गया एक, और कोई रह गया। 41 के अलावा और कोई बचा हो, नहीं बचा है।
हो सकता है 38 दे दिया था क्या, 32, अच्छा 32 और कोई 41 और 32 के अलावा 39, ओके 39 रह गया है। और ये वही पूछना जो नहीं आए हैं आपको, 39 तो शायद होमवर्क में मैंने कल दे दिया था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन देखो। 41 क्या है, 41 है √2 पावर x प्लस √3 पावर x इक्वल टू √13 पावर x/2। इसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो ये पूछ रहा। इसको ऐसा करो, 2 पावर x/2, 3 पावर x/2 और √13 पावर x/2। इसको ऐसे लिख लो, 2/√13 पावर x/2, 3/√13 पावर x/2 इक्वल टू 1। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। कोई x की वैल्यू आपको ऐसी लग रही है जिससे कि ये 1 आ जाए जोड़ के? कोई भी x की वैल्यू जिससे ये 1 आ जाए, इक्वल टू 4 से आ जाएगा लग रहा है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर में 2 आ जाएगा, तो ये 4/13 और 9/13 बन जाएगा 1। तो x इक्वल टू 4 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम देखते हैं कि क्या 4 से बड़ा कोई सॉल्यूशन इस इक्वेशन का हो सकता है। देखो ये जो नंबर है वो 1 से छोटा नंबर है, ये भी 1 से छोटा है, और x इक्वल टू 4 पे इन दोनों की वैल्यू का सम हो रहा है 1। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं 4 से बड़ी रखूंगा तो ये पावर 2 से ज्यादा हो जाएगी, और पावर 2 से ज्यादा हो जाएगी तो इस नंबर की जो वैल्यू है पावर लगाने के बाद में वो कम हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया है कि 1 से छोटे नंबर की पावर हम जितनी बढ़ाते जाते हैं उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है। x इक्वल टू 4 पे ये 4/13 आ रहा है, लेकिन अगर x की वैल्यू 4 से ज्यादा रखूंगा तो ये 4/13 से कम आएगा। ऐसे ये भी 9/13 से कम आएगा, तो दोनों को ऐड करके 1 से कम आएगा, 1 के इक्वल नहीं आ पाएगा। तो 4 से बड़ी कोई भी x की वैल्यू रखूंगा ये कभी भी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। इतना समझो और मुझे बताओ। तो सर हाँ बेटा, सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। एक और बार रिपीट कर देता हूँ। आपको ये पता है कि 1 से छोटे नंबर की पावर हम जितनी बढ़ाते जाते हैं उतना वो नंबर की वैल्यू कम होती जाती है, सर इतना पता है पता है ना? सर। x इक्वल टू 4 पे इसकी जो वैल्यू आ रही है वो, और इसकी जो वैल्यू आ रही है वो, दोनों जोड़ के 1 हो रहा है x इक्वल टू 4 पे। लेकिन x की वैल्यू मैं 4 से बड़ी रखूंगा तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और इसकी भी कम हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ के 1 आ पाएगा फिर कभी? तो ओके सर, समझ गया सर। 4 से कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये 1 से छोटा नंबर है ना, पावर बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगा, इसकी भी पावर बढ़ेगी 4 से बड़ी वैल्यू रखने पर तो ये भी कम हो जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू जब कम हो गई तो जोड़ के 1 कहाँ आ पाएगा फिर? ओके सर, क्लियर हो गया। ऐसे x की वैल्यू 4 से छोटी कोई सेटिस्फाई करेगी क्या, ये देखें। तो मैंने बताया था 1 से छोटा नंबर हो उसकी पावर जैसे जैसे बढ़ाते हैं उसकी वैल्यू कम होती जाती है, पावर कम करने पर बढ़ती है। तो 4 से छोटी वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसकी भी बढ़ जाएगी, तो इन दोनों का जोड़ करके आंसर जो आएगा वो 1 से बड़ा आएगा, 1 फिर भी नहीं आ पाएगा। तो ना 4 से छोटी वैल्यू का कोई सॉल्यूशन होगा ना 4 से बड़ी वैल्यू का कोई सॉल्यूशन होगा, केवल x इक्वल टू 4 इसका ओनली सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये समझ आया क्या, बोलो? यस क्लियर। देखो सर इसको ग्राफिकली कर सकते हैं क्या? ग्राफिकली क्या करोगे, सीधे सीधे ही समझ आ रहा है। ये इस तरह का है, देखो p प्लस क्यू इक्वल टू 1 इस तरह का है। x इक्वल टू 4 पे इसकी वैल्यू p आ रही है, इसकी q आ रही है, जोड़ के 1 हो रहा है। अब 4 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, तो जोड़ के 1 आ नहीं पाएगा फिर।
4 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये P से ज्यादा हो जाएगा, ये Q से ज्यादा हो जाएगा, तो भी जोड़ के 1 नहीं आ पाएगा। हाँ बेटा क्या पूछ रही हो आप, फिर से पूछो। जीरो राइट हैंड साइड में कैसे आएगा बेटा, रूट 13 पावर x/2 का डिवाइड लगाया जाए तो 1 बचेगा ना। अगर इधर लाते तो, अगर जीरो करना होता हमें तो इधर लाते, माइनस में रखते, फिर जीरो करते। अभी तो हमने डिवाइड लगाया ना। बताओ भाई समझ आया क्या सबको, ये किसी को कोई डाउट है पूछ लो। हेलो सर। हाँ बेटा। मैं सर ये कह रहा हूँ, जैसे ये अभी तो हमने ये रूट 33x/2 का लगाया डिवाइड, हाँ और अगर हम इसको सर नेगेटिव में लेके जाएं ये क्वेश्चन तो अब भी हो जाएगा। बस यही क्लियर कर रहा है। डाउट क्या है? नहीं सर मैं पूछ रहा था। अच्छा डाउट। अच्छा। और किसी को कोई डाउट है भाई इस सॉल्यूशन में, बताओ जल्दी। सर इसे एक बार ग्राफिकली करके दिखा दीजिए। ग्राफिकली कैसे कर दोगे यार, मना तो किया मैंने। सर हो नहीं सकता ये। नहीं कैसे, किसका ग्राफ बनाओगे ये बताओ। सर ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ एक तो सर जीरो पे तो कट करेगा ही। इसका ग्राफ अलग बनेगा, इसका ग्राफ अलग बनेगा, दोनों का सम करके ग्राफ कैसे बना पाओगे आप? यस सर। ठीक है सर। नहीं, ठीक है सर क्लियर। पहले वाला जो फंक्शन है इसका ग्राफ इस टाइप का आएगा, दूसरे वाले का भी इस टाइप का आएगा। यानी कि पहले वाला फंक्शन भी कम होता जाएगा, दूसरा वाला भी कम होता जाएगा, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाओगे तो दोनों का सम भी कम होता जाएगा, तो दोनों के सम का ग्राफ भी इसी टाइप का होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ तो इसी टाइप का आएगा, राइट हैंड साइड का ग्राफ एक कांस्टेंट है तो सीधी लाइन आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो कितनी जगह पर कट करेंगे, एक ही जगह पे। ऐसे देख लो ग्राफ से, फिर देखना है तो। ठीक है सर। फोर्टी वन हो गया, 32। 32 है x+1 x+2 x+3 x+4। इसमें अगर आपको करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। सर हाँ सर बेटा। इसमें डाउट ये है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई ना करें और फर्स्ट हाँ, और सेकंड थर्ड और फोर्थ का मल्टीप्लाई करें तो कैसे होगा, क्योंकि हमें देख के तो पता चलेगा नहीं। और मल्टीप्लाई किसी का भी ना करें, क्यों भाई, फिर कैसे होगा बताओ। नहीं सर देख के कैसे पता चल रहा है कि यही करना है। ये बताएंगे अभी किस तरह के 4 डिग्री के इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना होता है। ओके सर। अच्छा जैसे तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, जैसे पहले दूसरे का कर लोगे, तीसरे चौथे का कर लोगे, तो फिर उससे कोई बात नहीं बनेगी, फिर आपको फिर उन दोनों ब्रैकेट का भी करना पड़ेगा। तो 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल आ जाएगा, फिर उसमें हिट एंड ट्रायल से रूट ढूंढने पड़ेंगे, तब जाके होगा, मुश्किल हो जाएगा थोड़ा। अच्छा सर मतलब हम गलत तरीके से करके देखेंगे फिर दूसरा ट्राई करेंगे उसका समझ में आएगा ये। हाँ पूरा हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है। देखो हाँ, एक तरीका तो ये हो गया कि अगर ऐसे कर लेंगे तो ये मतलब एक कैलकुलेशन का स्मार्ट तरीका है कि इसमें इतना कॉमन हो जाएगा तो इसको टी ले लेंगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, फिर बाद में आ जाएगा। अगर स्मार्ट तरीके से नहीं करोगे, सीधे जाओगे तो फिर रिटर्न ट्रायल लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन थोड़ी है हमारे पास। ठीक है सर फिर तो क्लियर है। ये आगे कर लोगे ना। यस सर ये तो हो गया आगे।
ये लिख लो, अगर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x माइनस डेल्टा इक्वल टू कुछ a, ऐसा लिखा है। और मान लो इनमें से कोई भी दो वैल्यूज का सम बची दो वैल्यूज के सम के बराबर होगा। जैसे अल्फा प्लस बीटा बराबर हो रहा हो गामा प्लस डेल्टा, या मान लो अल्फा प्लस गामा बराबर हो रहा है बीटा प्लस डेल्टा के, कोई से भी दो का सम बचे दो के सम के बराबर हो रहा है, तो आप इनका ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अल्फा और गामा वाले का सम बराबर हो रहा है बीटा और डेल्टा वाले का, तो बीटा और डेल्टा वालों का मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा और गामा वालों का करेंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा। अब इतना जो पोर्शन है इसको टी मान लेंगे, तो ये टी प्लस अल्फा गामा, टी प्लस बीटा डेल्टा, तो ये टी में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, फैक्टर करके रूट निकाल लेंगे, ये लिख लो। अब तो ठीक है। यस सर। थ्योरी का पॉइंट बना के लिख लो इसको। अब जैसे सर मतलब अल्फा, हेलो सर। हाँ बेटा, सर मतलब ऐसे क्वेश्चन में सर फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करो और सर सेकंड को फोर्थ से सर हो जाता है बस। ऐसा मैंने नहीं बोला कि फर्स्ट को थर्ड से करो, तो ये आप बोल रहे हैं। नहीं सर मैंने मतलब बोला सर है कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा में से कोई सी दो वैल्यू का सम बची दो वैल्यू के सम के बराबर हो रहा होगा, तो जिन दो का सम बची दो के मतलब ऐसे दो दो के दो पेयर बन जाएंगे कि इन दो का सम इन दो के सम के बराबर है, तो वो पेयर्स है उनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे अल्फा और गामा का सम बराबर हो रहा है मान लो बीटा और डेल्टा के, तो अल्फा और गामा वालों का और बीटा और डेल्टा वालों का ऐसे मल्टीप्लाई करना। ओके सर समझ गया। लिखा, ये लिखा। अगर ऐसा है राइट हैंड साइड में a के साथ में एक्स स्क्वायर भी हो, तो आप गौर से देखना, ये जो चार नंबर है ना अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन चार में से किन्हीं दो का प्रोडक्ट बचे दो के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा होगा, किन्हीं दो का प्रोडक्ट बचे दो के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा होगा। मान लो अल्फा और डेल्टा का प्रोडक्ट बराबर हो रहा है बीटा और गामा, ये मान लो है ना, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट और लास्ट वाले का ही मल्टीप्लाई बराबर होगा बीच वालों के, कोई से भी दो का प्रोडक्ट बचे दो के प्रोडक्ट के बराबर होगा, तो ये मान लिया हमने कि अल्फा और डेल्टा का प्रोडक्ट मान लो बीटा गामा के बराबर, तो आपको अल्फा और डेल्टा वालों का मल्टीप्लाई करना है बीटा और गामा वालों, तो ये ऐसा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस डेल्टा एक्स प्लस अल्फा डेल्टा, और ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस बीटा गामा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, ये एक्स स्क्वायर का इधर डिवाइड लगाना है, तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड कैसे लगाएंगे, एक एक्स का इसमें एक एक्स का इसमें और राइट हैंड साइड में पूरे का एक्स, समझ आया? लेफ्ट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगाए और राइट हैंड साइड में भी एक्स स्क्वायर का डिवाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहला वाला जो फैक्टर है ये एक्स बचेगा और ये अल्फा डेल्टा अपॉन एक्स हो जाएगा और माइनस अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा। ये क्या आएगा, एक्स प्लस बीटा गामा अपॉन एक्स माइनस बीटा प्लस डेल्टा गामा इक्वल टू रह जाएगा ए। अब आप गौर से देखेंगे तो इतना पोर्शन आपको सेम दिख रहा होगा दोनों, क्योंकि अल्फा डेल्टा की वैल्यू तो बीटा गामा के बराबर ही थी, इतना पोर्शन दोनों फैक्टर्स में सेम हो जाएगा, तो इसको ले लेंगे टी, तो ये टी माइनस ये कुछ वैल्यू इंटू टी माइनस ये दूसरी कुछ वैल्यू इक्वल टू कुछ कांस्टेंट,
तो यहाँ से भी टी में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, बाद में फैक्टर वैक्टर करके आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। प्रॉब्लम हेलो सर, हाँ बेटा। सर डिवाइडेड बाय एक्स क्यों किया है? अरे ये प्रोसेस है बेटा, इस तरह का क्वेश्चन हो तो ऐसे करना है। लिखाइए। सर हाँ सर ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स से डिवाइड कर दिया। अभी 1 मिनट पहले आप थे यहाँ पे। इंटरनेट सर मेरा थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था। अच्छा, ये राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर था यार, उसको लेफ्ट में डिवाइड दे दिया, तो अब इसमें क्या बताऊं मैं क्यों दिया। राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर था, उसको लेफ्ट में डिवाइड दे दिया, एक एक्स का इधर एक एक्स का इधर, तो वो राइट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर खत्म कर दिया हमने बस। ओके सर। वैसे ये प्रोसेस है, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ऐसा करना है आपको। कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे करना है, तो इससे स्मार्ट कैलकुलेशन हो जाएगी, कुछ अच्छा सा बन जाएगा और आप कर पाओगे क्वेश्चन को। अगर सीधे मल्टीप्लाई करने बैठ गए तो बहुत बेकार सा एक्सप्रेशन आएगा, फिर रिटर्न ट्रायल के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं आपके पास। सर हमेशा ही इस फॉर्म में आएगा ना, मतलब इस मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, किन्हीं ना किन्हीं रूट्स का। हाँ, ऐसा ठीक है सर। क्वेश्चन होगा तो आप देखना ऐसा ही मिलेगा, तो वो आपको क्वेश्चन ऐसा ही देगा जिसको आप सॉल्व कर पाओ अच्छे से। वैसे कुछ भी बना के तो दे नहीं देगा आपको क्वेश्चन, मतलब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होगा ना उसके बाद को करने का। ठीक है सर। जैसे x - 2 x - 3 x - 4 x - 6 इक्वल टू कुछ भी 5x स्क्वायर, कुछ ऐसे दे दिया उसने सवाल। तो आपको राइट हैंड साइड में कांस्टेंट के साथ में x स्क्वायर देखे तो आप समझ जाओगे कि इन्हीं दो का प्रोडक्ट बचे, दो के प्रोडक्ट के बराबर हो रहा होगा। तो जैसे हमें दिख रहा है 3 और 4 का प्रोडक्ट और 2 और 6 का प्रोडक्ट बराबर है, तो 2 और 6 वालों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 4 वालों का कर दो, तो 2 और 6 वालों का मल्टीप्लाई करके ये आएगा, और 3 और 4 वालों का मल्टीप्लाई करके ये आएगा। अब ये जो राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है उसका लेफ्ट में डिवाइड लगा दो। लेफ्ट स्क्वायर का एक ही में डिवाइड नहीं लगाना, एक एक्स का इसमें एक एक्स का इसमें, इसमें एक एक्स का डिवाइड लगाएंगे तो x + 12/x - 8 बचेगा, और ये x + 12/x - 7 बचेगा, और ये इधर रह जाएगा 5। अब आप चाहो तो x + 12/x को t ले लो, या पूरे को t ले लो, और ज्यादा मजा आ जाएगा और आसान हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t और ये हो जाएगा t + 1, इसको -8 + 1 लिख सकते हैं, हाँ सही है। तो t + t - 5 ऐसे बढ़िया सा क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसके रूट निकाल लेना। अब ये क्वेश्चन मैंने खुद बनाया है, तो टी में ऐसा क्वाड्रेटिक आ रहा है जिसके रूट अच्छे से नहीं आ रहे, अगर वो बना के देगा आपको क्वेश्चन तो टी में जो क्वाड्रेटिक आएगा उसके रूट बढ़िया से आ जाएंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको उन वैल्यूज के बराबर रख देना तो एक्स की वैल्यू आ जाएंगी। समझ आया? यहाँ से टी की दो वैल्यू आ जाएगी, अल्फा और बीटा। तो आपको क्या करना है, x + 12/x - 8 को पहले अल्फा के बराबर रखना है, यहाँ से x में क्वाड्रेटिक बनेगा, x की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक बार इसको बीटा के बराबर रख देना, तो x में क्वाड्रेटिक बनेगा, x की दो वैल्यू और आ जाएंगी, चार रूट आ जाएंगे। हेलो सर, हाँ बेटा। मैं सर ये कह रहा हूँ जो आप ये ऐसे इंटू करते हो, जैसे 2 × 6 और 3 × 4, हाँ अगर मान लो कि 6 × 2 का करके आया 12,
और 4 इंटू सी का करके आया -12, तो सर वो इक्वल माने या नहीं माने? नहीं इक्वल कैसे मान लोगे बताओ, 12 और -12 को इक्वल कैसे मान लोगे? नहीं सर, मैं यही पूछ रहा था ना। ओके। तो एक पैटर्न तो मैंने बताया कि अगर चार्ट फैक्टर वाला है तो उस टाइप का हो सकता है ना। एक ये बताया कि इस टाइप का हो सकता है, तो इस टाइप का हो तो ऐसे सॉल्व करना है। लिख लिया क्या ये? एक ऐसा हो सकता है 4 डिग्री का इक्वेशन। इसके रूट निकालने के लिए वो आपसे बोल दे। तो इस इक्वेशन की क्या खास बात है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का कोफिशिएंट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, और बीच वाला टर्म तो है ही अलग। तो अगर आपको ऐसा दिखे कि फर्स्ट और लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, सेकंड और सेकंड लास्ट का कोफिशिएंट सेम है, और 4 डिग्री का इक्वेशन दिखे, तो आपको बिना सोचे समझे एक्स स्क्वायर का पूरे में डिवाइड लगा देना। क्या करना है? डिवाइड लगा देना है बाई एक्स स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा बी एक्स, ये बन जाएगा सी, ये बन जाएगा बी अपॉन एक्स, ये बन जाएगा ए अपॉन एक्स। अब ये ए वाले एक साथ कर लो, बी वाले एक साथ कर लो। अब क्या करोगे आप x प्लस 1 अपॉन एक्स को थोड़ी देर के लिए t मान लोगे, तो इसकी जगह क्या रखोगे फिर स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x 1 अपॉन एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर। तो x से 1 अपॉन एक्स तो बढ़ गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख लोगे, टी स्क्वायर माइनस 2। ये ऐसा हो जाएगा a टी स्क्वायर माइनस 2 प्लस बी टी प्लस सी। तो t में क्वाड्रेटिक आ जाएगा यहाँ से, बढ़िया था। ये एबीसी में है, इस वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, नहीं तो नंबर्स में होगा तो बहुत अच्छा सा क्वाड्रेटिक आएगा। टी की वैल्यू निकाल लो, तो टी की जो दो वैल्यू आएंगी उन्हें बारी बारी से x प्लस 1 अपॉन एक्स के बराबर रख के x की वैल्यू निकाल दोगे। कुछ पता चल रहा है तुम्हें क्या हो रहा है जिंदगी में? यस सर। नंबर तो अच्छे लेके आए हो भाई तुम 10th में। चलो तो फिर ये खत्म करते हैं बाई क्वाड्रेटिक वाली कहानी। 4 डिग्री के इक्वेशन मैंने 3 टाइप बता दिए, इन्हीं 3 टाइप में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। और कौन सा रह गया था? 39। ई पावर एक्स और एक्स के कितने सॉल्यूशन होंगे ये पूछ रहे हैं। y इक्वल टू एक्स ये हो गया, और ई पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। कितनी जगह पे कट किया दोनों ग्राफ? एक भी जगह पर ही। कितने सॉल्यूशन होंगे? एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम बताओ, बोलो। सर हम्म मैं ऐसे नहीं कर रहा था, ग्राफ वाले से इस वजह से नहीं आ रहा था। वैसे पिछली क्लास में मैं बता के गया था यार इस तरह सर के आपने क्वेश्चन। ग्राफ तो बताया था करने, पर मैं सोचा नहीं मैंने। सर मैं लॉग वॉग लिया सर। किसी बच्चे ने ग्रुप में सॉल्यूशन भी भेजे थे, उसमें ग्राफ से कर रखा था, आप देखते नहीं था सॉल्यूशन बेटा। 42 वाला भी ऐसे ही है।
42 वाला कर दोगे ऐसे ही? अभी और आप सीख जाओगे, चिंता मत करो। ग्राफ के बारे में भी 12th में पूरा कैलकुलस पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा काम। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वाली लाइन ये होगी, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 1 आएगा, ये 0 को 1 हो गया, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 हो जाएगा, 1 को 1 हो गया, ऐसे लाइन बनेगी। और e पावर x का जो ग्राफ होता है वो भी यहीं से जाता है, 0 को 1 से, ऐसे ही तो चला जाता है। तो ये एक जगह पर मिल रहा है, तो इसका एक सॉल्यूशन हो जाएगा। एक सॉल्यूशन होगा केवल x बराबर 0 का। समझ आया 42 वाला? और बताओ तुम, कोई 43 तक बचाओ भाई, 29 से 43 तक और कोई बचाओ तो पूछ लो, शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। हेलो सर। हाँ बेटा। सर ये आपने y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का कैसे बनाया ग्राफ को? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ 10th क्लास में सीखा है बेटा सबने, कैसे ग्राफ बनाते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक ऐसे टेबल बनाते हैं, ओके सर, ओके ओके ओके। x की वैल्यू y की वैल्यू, x0 y1, x1 y2, x2 y3, और फिर ये जो पॉइंट है इनको प्लॉट करके मिला देते, लाइन बन जाती है बेटा। यस सर, यस सर, ओके थैंक यू। 43 तक और कोई नहीं है ना? 44 से 55 तक। सर हाँ बेटा। 42 का सर 2 रियल रूट्स दे रखा है सर, 2 पॉइंट पे कट करेगी। देखो सॉल्यूशन एक है और रूट्स 2 होंगे। सॉल्यूशन एक है और रूट्स 2 होंगे। क्योंकि क्वाड्रेटिक तो बन नहीं रही इसमें। देखो रूट्स 2 क्या होंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना यहाँ पे टच करके जा रहा है इसको, यस सर। और जब भी टच करता है ना तो 2 इक्वल रूट होते हैं कि नहीं होते? क्वाड्रेटिक का देखा है आपने, एक्स एक्सिस को टच करके चला जाता है तो 2 इक्वल रूट होते हैं। यस सर। हाँ, तो सॉल्यूशन पूछेगा तो हम एक बताएंगे, रूट पूछेगा तो 2 बताएंगे। मैंने ऑप्शन देके नहीं थे कि क्या पूछ रहा है। ओके सर। ठीक है ना? फोर्टी 47, 45, 46, 45, 46, 47। और कोई है? देखो 45 में कह रहा है a1 प्लस a2 cos 2x प्लस a3 sin स्क्वायर x। ये 0 है x की हर एक वैल्यू के लिए, ये x की हर एक वैल्यू के लिए 0 है। a1 प्लस a2, अच्छा cos 2x का फॉर्मूला बताया आपको, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x होता है? नहीं पता होगा शायद। नहीं पता क्या cos 2x का फॉर्मूला? मालूम है पता सर। सर, बताया था आपने। मालूम है सर। ठीक है सुनो, वो कह रहा है कि x की कोई भी वैल्यू रख लो ये हमेशा 0 आएगा। x की कोई भी वैल्यू रख लो ये हमेशा 0 आएगा। ऐसा आइडेंटिटी में होता है ना, भूल गए क्या आइडेंटिटी को? उसमें x की कोई भी वैल्यू रखते रहो वो हमेशा 0 होता रहता है। क्यों? क्योंकि वो इस टाइप का होता है, 0 इंटू साइन स्क्वायर एक्स ऐसा हो जाएगा ये। अब इसमें x की कोई वैल्यू रखते रहो ये हमेशा 0 आता रहेगा। तो ये हमेशा 0 आए x की हर एक वैल्यू पे, ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये भी 0 हो ये भी 0 हो, तो x की वैल्यू बदलते जाओगे तो ये बदलेगा, लेकिन इनटू होकर के तो 0 ही बनता रहेगा ये। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि a3 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? 2a2, और a1 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? -a2। तो
माइनस A2 A1 की जगह पे आ गया, A2 की जगह पे तो A2 है ही, और A3 की जगह पे 2A2। इस टाइप की जो भी वैल्यू रखोगे आप, उन सभी वैल्यूज पे ये हमेशा 0 होगा। जैसे A2 की वैल्यू 1 रख दो तो -1 1 और 2, ये रख दो A1 A2 A3 की जगह पे, तो भी ये हमेशा 0 होगा। और -2 2 और 4, इन पे भी हमेशा 0 होगा। A2 की वैल्यू 3 रख दो, -3 3 और 6, इन पे भी हमेशा 0 होगा। A1 A2 A3 की जगह पे ऐसे इनफाइनाइट वैल्यू मैं बना सकता हूँ। इनफाइनाइट वैल्यू A1 A2 A3 की हो सकती है, जिससे कि ये हमेशा 0 हो। बताओ। हेलो सर, ये फोर्थ पॉइंट समझ में नहीं आया, मतलब आप बता दीजिए। तो 0 sin x स्क्वायर x वाला। ये ऐसा आ गया बेटा इक्वेशन हमारा। वो कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू कुछ भी रखते रहो, ये हमेशा 0 आ रहा है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये इस टाइप से लिखा हो कि x कुछ भी रखते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा 0 आता रहेगा। अच्छा, ओके सर, समझ गया। यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, यानी कि A1 की वैल्यू -A2 टाइप की होगी और A3 की 2A2 टाइप की होगी। तो जो A1 A2 A3 दे रखा था ना, A1 की वैल्यू मैंने -A2 रख दी, A2 A2 है, A3 की 2A2 रख दी। इस टाइप के जो भी सॉल्यूशन होंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे। तो अब A2 की जगह पे 1 रख के एक सॉल्यूशन आ जाएगा, A2 की जगह 2 रख के दूसरा आ जाएगा, A2 की जगह 3 रख के तीसरा आ जाएगा। यानी कि इस टाइप की A1 A2 A3 की वैल्यू लोगे तो ये हमेशा 0 बनेगा। अब तो आगे समझ में। लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी नहीं, का क्या मतलब है? आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी होती है बेटा, क्वाड्रेटिक से क्या मतलब है उसका? जैसे a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसमें भी तो क्वाड्रेटिक नहीं है। आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी है। अब ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। ऐसे उसने कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया, मान लो ये इक्वेशन है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। तो कहते हैं कि इसके 4 रूट हैं, तो 3 से ज्यादा रूट बोल दिए उसने। क्यूबिक है तो 3 ही रूट होने चाहिए इसके, उसने बोल दिया 3 से ज्यादा रूट, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, आप समझ जाओ। कोई भी n डिग्री का पॉलिनोमियल हो, अगर उसके n से ज्यादा रूट है तो वो क्या है? आइडेंटिटी। x की सभी वैल्यू कब सेटिस्फाई कर सकती है? आइडेंटिटी में। तो सारे कोफिशिएंट 0 होंगे। इसमें भी हम A1 A और B और C और D सब क्या रख देंगे? 0। ये जब ऐसा होगा ना 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, तो इसको x की सभी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएंगे, ये x की सभी वैल्यूज के लिए 0 आएगा। तो कभी भी आपसे बोले कि x की सभी वैल्यूज के लिए ये 0 आ रहा है, तो आप समझ जाओगे सारे कोफिशिएंट 0 होंगे बिना सोचे समझे। बोलो। यस सर। क्वाड्रेटिक से कोई लेना देना नहीं है उसका। क्यूबिक हो 4 डिग्री का, कितने डिग्री का भी हो सकता है। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ log 0.5x इक्वल टू mod x। log 0.5x इक्वल टू mod x। अब देखो ये तो तुम्हारी मक्कारी है, बस तुम टाइम खराब करना चाहते हो या तुम पढ़ना नहीं चाहते। ये किसने पूछा है? जल्दी से आओ भाई लाइन पर, किसने पूछा ये सवाल? जल्दी जल्दी। बता दो ईमानदारी से। नहीं बताओगे? ऐसा मत करो यार। log x का ग्राफ मैंने बताया है आपको कैसा होता है।
जब बेस 1 से छोटा हो तो ऐसा ग्राफ होता है। log x का ग्राफ मैंने बताया है। mod x का ग्राफ भी मैंने बताया है। कितनी जगह पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एक जगह पे कितने सॉल्यूशन होंगे? एक। दोनों ग्राफ आपको पता थे, आप आराम से कर सकते थे इसको। हेलो सर। हाँ बेटा। अच्छा सर, मतलब इसका जो सॉल्यूशन और रूट में अंतर होता है। हाँ, सॉल्यूशन रूट में बस ये अंतर है कि रूट में रिपीटेड भी होता है, सॉल्यूशन में रिपीटेड नहीं होता। ओके सर। फोर्टी सेवन में वो कह रहा है x 0 से 1000 के बीच में हो, x/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस x/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 31/30 x के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है वो, x की कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है? देखो, ये इंटीजर है, इसका जो आंसर आएगा वो इंटीजर ही तो आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में आंसर हमेशा इंटीजर ही आता है, भले ही उस नंबर के इक्वल है या उससे जस्ट छोटा है, लेकिन इंटीजर ही आता है आंसर। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब इसका आंसर भी इंटीजर आएगा, इसका भी इंटीजर आएगा, इसका भी इंटीजर आएगा। इक्वल टू 31/30 है। तो तीन इंटीजर को जोड़ करके जो भी आंसर बनेगा वो इंटीजर ही तो बनेगा। तो ये जो राइट हैंड साइड है वो भी कैसी होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। राइट हैंड साइड इंटीजर होनी चाहिए, मतलब x ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें जिसमें 30 का डिवाइड चला जाए। भाई 31 में तो नहीं जाएगा 30 का डिवाइड, x नहीं जा सकता है। अगर इसको इंटीजर बनाना है तो x ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें 30 का डिवाइड चला जाए। तो 30 का मल्टीपल होना चाहिए x को 30 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब हो सकता है 30 हो सकता है, 60 हो सकता है, 90 हो सकता है, 120 हो सकता है। ऐसे गिन पाओगे तुम कितने नंबर होंगे? 990 तक हो जाएगा मुझे लग रहा है। कितने होंगे? 33 हो रहे हैं क्या? यस सर। 33 आंसर होगा इसका फिर। बोलो और कोई डाउट है तो। सर एक बार रिपीट कर दो, नेटवर्क चल रहा है। कर दूंगा बेटा रिपीट। ये इंटीजर है, इसका आंसर इंटीजर आएगा, इसका आंसर भी इंटीजर आएगा, इसका आंसर भी इंटीजर आएगा। तीनों को जोड़ के इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर जो आंसर बनेगा वो इंटीजर बनेगा। इसके इक्वल है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी इंटीजर ही होगी। तो राइट हैंड साइड इंटीजर कब हो सकती है? जब x 30 का मल्टीपल हो, 30 का डिवाइड चला जाए x में। 30 का मल्टीपल होगा x, मतलब 30m टाइप का होगा। यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है? 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, 90 हो सकती है, 120 हो सकती है। बोलो क्या डाउट? हेलो सर। हाँ बेटा। तो मतलब सर ये 990 तक ही देखने। तुम कहाँ तक देखना चाहते हो ये बताओ? नहीं सर, मैं ये तो पूछ रहा हूँ। तो सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि 990 तक इसके कितने पहले सॉल्यूशन है? मुझे ये बताओ तुम कहाँ तक देखना चाहते हो? 5000 तक? नहीं सर, नहीं सर, मैं जहां तक भी देखो सर, हमें पता कैसे चलेगा कितने सॉल्यूशन है? पहले मुझे जवाब दो, कुछ भी आपके मन में हो वो नंबर बोलोगे। मैं तो सर यहाँ तक देखना चाहता हूँ। चलो सर, आप इसी का बता दो सर, 990 का ही। 5000 तक। हाँ चलो, उसका बता दो, 5000 का बता दो सर। ये एक्स दे रखा है बेटा 0 से 1000 के बीच में। ओके सर, लेकिन सर हमें क्वेश्चन ये है, मालूम कैसे पड़ा सर? क्वेश्चन में चलो ये हो गया 45, 46, 47 तीनों हो गई। और कोई क्वेश्चन है क्या?
53 53 देखो, if the root of the equation ax square plus x plus b equal to 0 रियल है, इसके रूट्स रियल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट ए बी एक्स प्लस 1 इसके रूट्स कैसे होंगे? बस इसके रूट्स रियल है तो इसका d ग्रेटर देन 0 होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? हाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए ना? हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू कर लो बेटा। सर इसी से problem है। तो इसके रूट्स रियल है तो इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो 1 माइनस 4ab ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, यानी 4ab की वैल्यू 1 या उससे कम आएगी, ये समझते हैं। इसके रूट्स के बारे में पूछ रहा है, इसका d निकाल के देख लेते हैं। इसका d क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 कॉमन ले लो, 4ab माइनस 1, तो 4ab की वैल्यू तो 1 से कम है, तो 4ab में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा इसका d। इसका d नेगेटिव आएगा मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। कितना मुश्किल क्वेश्चन था। सर 4ab तो 0 भी हो सकती है, मतलब 1 भी तो हो सकता है ना, तो उस टाइम d 0 आ जाएगा, फिर रियल हो जाएंगे रूट्स। बात तो सही कह रहे हो तुम। कौन सा क्वेश्चन था? सर 53। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है ना? सर रियल एंड अनइक्वल लिखा होना चाहिए था फर्स्ट कंडीशन में। हाँ d ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, तभी इमेजिनरी आ पाएगा आंसर। इसका आंसर इमेजिनरी दे रखा ना। यस सर। रियल एंड अनइक्वल लिखा होना चाहिए था 53 वाला। और बोलो 55 तक और तो कोई नहीं बचा है? फिफ्टी फाइव तक और कोई तो नहीं बचा है? तो सर एक बात 54 की हिंट दे दीजिए, सॉल्व मत करिएगा, तो हिंट दीजिए 54 की। 54 ये भी ग्रुप में बता दिया किसी ने? सर हल्का सा ऊपर ऊपर बता दीजिए। कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, समझ लो। इसका d निकालोगे ना, d ये आएगा ये माइनस को इस ब्रैकेट के अंदर पहुंचा दो। वो कह रहा है इसके रूट्स रियल होंगे अगर p कौन से इंटरवल में हो। तो p अगर देखो ये तो पॉजिटिव है ही, है ना, ये इतना पॉजिटिव है पूरा, और 1 माइनस cos p भी पॉजिटिव होगा, और ये प्लस 4 लिखा है ये भी पॉजिटिव है। अगर sin p भी पॉजिटिव हो गया ना तो रूट्स रियल ही हो जाएंगे। तो इसने एक ऑप्शन में दे रखा है 0 से पाई। 0 से पाई में फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा, बस फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin p पॉजिटिव रहेगा तो सब कुछ पॉजिटिव हो गया, d पॉजिटिव हो गया, रूट्स रियल हो गए। ओके सर, थैंक यू सर। एक बार रिपीट कर सकते हैं सर, इंटरनेट थोड़ा चला गया था। हाँ हाँ बेटा रिपीट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाला बेटा इसका, डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके हमने देखा कि ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है। अगर ये भी पॉजिटिव हो गया तो पूरा d पॉजिटिव हो जाएगा, और d पॉजिटिव हो गया तो रूट्स रियल हो जाएंगे। तो d कब पॉजिटिव होगा? जब sin p पॉजिटिव होगा। sin p कब पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, 0 से पाई के बीच में। हेलो सर। हाँ बेटा। लेकिन सर वो तो वहां पे हमें ये एकदम कैसे पता चला कि 4 ब्रैकेट 1 माइनस cos p इज इक्वल टू पॉजिटिव? क्योंकि cos p की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू 1 से कम आती है ना। हाँ सर ये है। ओके सर, थैंक यू। और बताओ कोई डाउट है तो। फिर यहाँ तक मैं बताऊंगा नहीं, अब कोई डाउट? 56 से 68 बताओ चलो।
56 से 68, 56 से 68, 63, अच्छा 63 रह गया है ना। चलो आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकालना बताता हूँ। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, -47 प्लस 8 रूट -3, या ऐसे लिख सकते हैं 8 रूट 3 आयोटा। ठीक है, वैसे अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा क्या, छोड़ो। हाँ पता तो चल जाएगा। 1 प्लस 4 रूट 3 आएगा, इसका स्क्वायर है ये। देखो 1 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो गया, 48 आई स्क्वायर, प्लस 2ab करेंगे तो 8 रूट 3 आयोटा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये जानते नहीं जानते, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो ये आ रहा है, मतलब ऐसे थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है कि किसका स्क्वायर करके आया होगा, और ज्यादातर दिमाग लगेगा इससे कि ये 2ab वाला टर्म है, तो इसमें से 2 तो हटा ही दो, 4 रूट 3 आयोटा बचा, तो वही a इंटू बी है। तो ये पता चल गया आपको, तो प्लस माइनस लगा लो। अगर प्लस का ये होगा तो भी क्या, किसका प्लस माइनस लगा लो। हाँ इसका स्क्वायर करके ये आ रहा है, तो प्लस का 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा होगा तो भी स्क्वायर करके यही आएगा, माइनस का होगा तो भी स्क्वायर करके यही आएगा, तो ये रूट हो गए। अब क्या कह रहा है वो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका एक रूट इसके स्क्वायर रूट के बराबर है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, जैसे मैंने 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा दे दिया, वो कह रहा है ऐसा क्वाड्रेटिक बताओ जिसका एक रूट ये है। एक रूट अगर ये है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट ये हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49, ऐसा आ रहा होगा कोई आंसर, ऐसा कोई है ऑप्शन में। है ना। ऐसे ही दूसरा रूट अगर ले, दूसरा कौन सा, -1 -4 रूट 3 आयोटा वाला, अगर इसका एक रूट ये हुआ, मतलब एक बार तो मैंने यहाँ पे लिया था ये प्लस साइन लेकर के ना, एक बार अब मैं माइनस साइन लेकर के ले रहा हूँ, अगर एक रूट ये हुआ तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, दूसरा रूट ये हो जाएगा। फिर उस केस में क्वाड्रेटिक कैसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा भाई, वही होगा 49। तो क्वाड्रेटिक ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0। तो या तो क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0 होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 49 इक्वल टू 0 ये होगा। ऐसा ऑप्शन देखो कोई आके। है वही आंसर हो जाए। इतना नोट करो, फिर मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालना बताता हूँ। मतलब ये तो हमने जुगाड़बाजी से निकाला ना रूट, कि भाई इसका स्क्वायर ये होगा। अगर हमारा दिमाग ऐसे ना चले तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी ना, इसलिए हम रूट निकालना सीख लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। या आप चाहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जब पढ़ेंगे तभी सीख लेंगे। बताओ क्या चाहते हो।
अभी सर इसको चैप्टर के साथ साथ करेंगे क्या बेटा? सर चैप्टर के साथ साथ चलेंगे सर। सही रहेगा मतलब सर कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आएगा तभी दिखा दीजिएगा। हाँ हाँ ये लिख लिया होगा। हेलो सर। हाँ बेटा। लेकिन सर उसकी कोई थोड़ी सी हिंट बता दो, जिससे सर अगर आगे कुछ सुनाए तो हम लगा लें दिमाग। यही तो गलत बात है, थोड़ी सी हिंट क्या होती है, फिर तो पूरा ही बताना पड़ेगा। ओके सर, फिर रहने दो, फिर तो चैप्टर के साथ ही मिल लेंगे। बता देता हूँ, ज्यादा मत पूछना, अभी मैं बस शॉर्ट बता देता हूँ। जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, इस टाइप का कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, और इसका हमें अंडर रूट निकालना है। हमें निकालना है अंडर रूट ए प्लस आई बी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड जेड निकालेंगे, और मॉड जेड क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्यों होता है ये कुछ मत पूछना। फिर आपको क्या लिखना है, अंडर रूट ए प्लस आई बी बराबर लिखना है आपको प्लस माइनस अंडर रूट मॉड जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस या माइनस आयोटा अंडर रूट मॉड जेड माइनस ए अपॉन 2। बस ये आ जाएगा अंडर रूट। एक और चीज सुनो, यहाँ पर मैं दो कलर के मार्कर से बना रहा हूँ, एक प्लस मैंने ब्लैक से बनाया, माइनस मैंने ब्लू से बनाया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये प्लस माइनस तो हमेशा फिक्स है, ये तो रहेगा ही रहेगा प्लस माइनस। यहाँ पर प्लस या माइनस में से केवल एक साइन आएगा, और कौन सा साइन आएगा, जो साइन क्वेश्चन में दे रखा हो। भाई जिस समय कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर रूट निकालना है, वहां पे आई वाला टर्म प्लस का होगा तो यहाँ भी प्लस का लिखेंगे, यहाँ पे माइनस का होगा तो यहाँ भी माइनस का लिखेंगे। बोलो बोलो जल्दी। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, पहले मॉड जेड निकालो। मॉड जेड कैसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। फिर आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, प्लस माइनस बाहर फिक्स है, ये कर्ली ब्रैकेट फिक्स है, अंडर रूट फिक्स है, मॉड जेड की वैल्यू निकाल ही ली आपने, ए आपको क्वेश्चन में दिखेगा ही यहाँ पर अपॉन 2। यहाँ पे प्लस या माइनस में से एक साइन आएगा, जैसा साइन यहाँ पे लगा होगा क्वेश्चन में वैसा ही लिखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ये आयोटा फिक्स है, ये अंडर रूट फिक्स है, मॉड जेड फिक्स है, ए फिक्स है, 2 फिक्स है। सर हाँ बेटा। सर जब चैप्टर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर तभी तभी से पढ़ेंगे ना हम लोग। हाँ पढ़ेंगे। तो सर तो कोई बात -47 प्लस 8 रूट 3 आई। अब इसको तुम कर लेना, पहले मॉड जेड निकालना। मॉड जेड क्या आएगा, अंडर रूट में 47 का स्क्वायर और 8 रूट 3 का स्क्वायर। ये कुछ आ जाएगा, पता नहीं कितना आएगा, ये तुम देख लोगे। फिर बाहर प्लस माइनस ये फिक्स रहेगा, ये अंडर रूट फिक्स रहेगा। ये क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस आयोटा वाला टर्म है, तो यहाँ पर केवल प्लस आयोटा लेंगे, है ना। ये वैल्यू रख लेना बस, कोई आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? यस सर, नाउ क्लियर। नोट कर दिया, नोट। यस सर। और कौन सा था, 63 के अलावा और कोई है 68 तक? सर एक बार 66 वाला और बता दो, उसमें एक रूट तो आ रही है सर। बता दें बता दें, 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 मेरा p ग्रेटर देन 0 है, और एक रूट दूसरे रूट की स्क्वायर है ना, यानी एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर टाइप की। तो p की वैल्यू क्या होगी, ऐसे एक कॉमन सेंस से पता चल रहा है। देखो ऑप्शन देख के, p अगर 3 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक ऐसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ।
P3 होगा तो 3 कॉमन चला जाएगा और ये आ जाएगा क्वाड्रेटिक। और ये क्वाड्रेटिक कल ही तो पढ़ा है हमने, इसके रूट कैसे होते हैं, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है, एक रूट दूसरे का स्क्वायर भी होता है। समझ गए? यस सर, वो ओमेगा वाला टर्म याद नहीं आया था सर। मतलब उसने क्या किया, देखो कितने आसान चीज है कि इसके रूट आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होते हैं, उसने बस थोड़ा सा घुमा दिया आपको, उसने कह दिया 3 का तो मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो बस ये गायब करके वो आपसे बोल रहा है कि इसके रूट कैसे है, एक रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा स्क्वायर है, मतलब एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, बताओ पी क्या होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है और तुम घूम गए उसके साथ ही। और बोलो, और तो कोई नहीं है 68 तक? चलो अब बताओ मुझे 69 से 78 तक, 69 से 78 तक। सेवेंटी बता देंगे, और बताओ, और बताओ। 78 75 भी, 78 भी, और बताओ। 69 भी, और ये किससे आ गया 73 भी पूछ रहे हैं, चलो 74 भी पूछ रहे हैं कुछ लोग। अब देखो यही मक्कारी है आपकी, लगभग सबसे ही सवाल पूछ लिया आपने, और एक आध सवाल जो नहीं पूछे हैं वो बाद में पूछ लोगे कभी ना कभी। 69 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इसके रूट है पी और क्यू, तो पी की वैल्यू बतानी है, बता देंगे आप। पी प्लस क्यू क्या होगा, पी प्लस क्यू होगा माइनस पी के बराबर, सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन, और पी इंटू क्यू क्या होगा, पी इंटू क्यू होगा क्यू के बराबर, बस। अच्छा क्यू की वैल्यू 0 हो सकती है क्या, ऐसा उसने दिया नहीं दिया है? हाँ 69 में बोला तो कुछ है नहीं उसने, कुछ नहीं बोला। तो देखो यहाँ से दो केस बनते हैं, एक इक्वेशन तो ये बन रहा है सम ऑफ रूट माइनस बी अपॉन ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, दो इक्वेशन बन रहे हैं। अब इस दूसरे वाले इक्वेशन को देख करके हमें दिख रहा है कि दो पॉसिबिलिटी बनती है, एक पॉसिबिलिटी कि क्यू 0 हो जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी कि पी 1 हो जाए, तभी ये दोनों इक्वेशन बराबर हो सकते हैं। क्यू 0 पे दोनों साइड बराबर हो सकती है या फिर पी बराबर 1 पे दोनों साइड बराबर हो सकती है, दो पॉसिबिलिटी। तो पहले पहली पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, अगर क्यू 0 हो गया, क्यू 0 हो गया तो पी बराबर माइनस पी आ जाएगा, यानी कि पी भी 0 हो जाएगा। और अगर p की वैल्यू 1 हो गई, p की वैल्यू 1 हो गई तो q बराबर -2 हो जाएगा। तो दो पॉसिबल सॉल्यूशन आ रहे हैं, p0 q0 या फिर p1 q -2। तो p की वैल्यू उसने पूछी है, p की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो p की वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है कोई ऑप्शन ऐसा? सर ऑप्शन सी है। फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको सॉल्व करने में? सर वो गलत तरीके से कर दिया था सर, ये तो केस बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं समझ में नहीं आया। हाँ वो बहुत हाई लेवल की चीज है बेटा, ये ऐसे आसानी से नहीं आएगी। pq minus q इक्वल टू 0, p minus 1 इंटू q इक्वल टू 0, या तो p 1 होगा या फिर q 0 होगा। तो ठीक अभी है, आया है और समझाऊं? समझ में आ गया सर, ठीक है। साफ कर दूं कैसे? यस सर। 69 के बाद 70 देखो
एक क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा और बीटा। एक क्वाड्रेटिक है कैपिटल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके रूट है अल्फा प्लस डेल्टा और बीटा प्लस डेल्टा। तो फिर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसमें क्या है ना, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा हाई लेवल का दिमाग लगा के ये सोचना पड़ेगा कि इसका डिफरेंस ऑफ रूट और इसका डिफरेंस ऑफ रूट सेम है। सोच पाओगे? मुश्किल है वैसे। इसके रूट्स का डिफरेंस और इसके रूट्स का डिफरेंस सेम है। बोलो बोलो। हाँ, इसके रूट्स का डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या आता है? माइनस डी अपॉन ए। क्या होता है मैं भूल गया यार, माइनस डी अपॉन ए होता है शायद डिफरेंस ऑफ रूट। तो माइनस डी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं अंडर रूट डी अपॉन ए होता है। सर रूट डी वाई ये होता है। हाँ, रूट डी अपॉन ए होता है। और इसका डिफरेंस ऑफ रूट क्या आएगा? रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। और इसके रूट्स का डिफरेंस और इसके रूट्स का डिफरेंस बराबर है। देखो कितना मुश्किल क्वेश्चन था। ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? सर ये जो आपने निकाला है डिफरेंस ऑफ रूट, वो इसमें आ गया। क्या? सर ये जो आपने डिफरेंस ऑफ रूट निकाला ये तो समझ में आ गया, पर सर हाँ। ये इक्वल क्यों करती है? इसके रूट्स का डिफरेंस और इसके रूट्स का डिफरेंस इक्वल है। इसके रूट्स का डिफरेंस भी वही अल्फा माइनस बीटा आ रहा है, इसके रूट्स का डिफरेंस भी अल्फा माइनस बीटा आ रहा है। ओके सर, ओके सर। सर बोलो। जैसे हम जिसके जो नई जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट नंबर प्लस हो रहा है पुरानी वाली इक्वेशन के रूट में। क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं ये कह रहा था कि जो हमारी नई इक्वेशन है ए मतलब कैपिटल AX स्क्वायर प्लस डेल्टा BX। प्लस हो रहा है डेल्टा। यस सर। तो सर मैंने उस वाले आपने बताया था कि नया जो टर्म आएगा जो है कोई कांस्टेंट नंबर प्लस हो रहा है तो x के बराबर रख के उसको हाँ हाँ, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। सर उससे मैंने क्या था तो मेरा जो b स्क्वायर माइनस 4ac और कैपिटल B स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल C तो बराबर आ रहा था, पर जो नीचे वाली टर्म थी वो 2a आ रही थी। तो भेजना मुझे, ठीक है, मुझे भेजना। ओके क्या सर। किया तुमने? ओके सर। सर इसीलिए पूछा था मैंने। कोई बात नहीं। 73 देखो, 73 किसने कर लिया मुझे ये बताओ। सर कर लिया सर मैंने। कैसे किया बताओ। सर कुछ नहीं सर, मैंने तो पहले पूरे सारे के सारे ब्रैकेट्स खोल दिए सर मल्टीप्लाई करके। और सर फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस गामा प्लस बीटा का वैल्यू दे रखी है सर इसमें से ही। सुनो सुनो सुनो, ये क्यूबिक है और इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, है ना? तो इसके फैक्टर ऐसे ही तो रहे होंगे। बोलो। यस सर। हाँ, तो इसके रूट है अल्फा बीटा गामा, तो इसके फैक्टर ये हुए होंगे। तो ये दोनों सेम बातें हैं ना, दोनों साइड में बराबर ही तो चीजें लिखी हैं। बस इतना अंतर है कि ये सीधे लिखा है, इसको फैक्टर करके लिख दिया है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 1 रखूं तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा 1 माइनस गामा। राइट हैंड साइड में भी 1 रखना पड़ेगा ना, एक इक्वेशन। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में -1 रखूं
फिर -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस बीटा, -1 माइनस गामा। माइनस इस ब्रैकेट में से भी कॉमन ले लो, इसमें से भी ले लो, इसमें से भी ले लो, तो -1 3 बार आ जाएगा कॉमन, है ना, तो माइनस ही हो जाएगा फिर। 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा। माइनस यहाँ से भी कॉमन ले लो, 1 प्लस क्यू माइनस पी प्लस आर, ऐसा आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, तो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस गामा। इसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस क्यू माइनस पी प्लस आर। ये जो वैल्यू थी इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस क्यू प्लस पी प्लस आर, x इक्वल टू 1 रख के, और ये x इक्वल टू -1। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। बस आपको दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना, तो इधर तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाएगा 1 प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस पी प्लस आर का स्क्वायर, और इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इन दोनों का करके 1 माइनस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का करके 1 माइनस गामा स्क्वायर। बोलो। ये मेथड अच्छा लगा कि नहीं लगा, बताओ। यस सर, ये वाला बहुत इजी है सर, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जा रहा था। लिया गया। इसके बाद 74 कह रहा है 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके रूट है अल्फा बीटा। वैल्यू हमें किसकी बतानी है, एस एन कह रहा है वो अल्फा पावर एन प्लस बीटा पावर एन। तो लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू एन एस आर की वैल्यू बतानी। तो पहले 1 से n तक जाना है, फिर n भी इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो इसको सीधे लिख देता हूँ सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और एस आर को लिख देता हूँ अल्फा पावर आर प्लस बीटा पावर। रखो भाई आर की वैल्यू 1 रखो, अल्फा पावर 1 प्लस बीटा पावर 1, फिर आर की वैल्यू 2 रखो, अल्फा पावर 2 प्लस बीटा पावर 2, फिर आर की वैल्यू 3 रखो, अल्फा पावर 3 प्लस बीटा पावर 2, ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। तो इसका जब सम निकालेंगे ना, तो अल्फा अल्फा वालों का पहले निकाल लो, ये अलग सीरीज बना लो, और एक बीटा बीटा वालों की अलग बना लो। इसमें इनफाइनाइट जीपी का सम लगा लो, a अपॉन 1 माइनस आर, इसमें भी इनफाइनाइट जीपी का सम लगा लो, a अपॉन 1 माइनस आर। याद है आपको इनफाइनाइट जीपी का सम? यस सर। तो बस अब कर लोगे मुझे लग रहा है यार, नीचे एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, ऊपर ये आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा और बीटा माइनस अल्फा बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुम रख लोगे ना यहाँ से देख के, नहीं कर पाएंगे क्या? कैसे रख लेंगे?
75 का बी आ रहा है कि बी? यस सर। तो इसमें क्या पूछना है? किसने पूछा 75? देखो 2x² + 6x + b = 0 और कह रहा है बी नेगेटिव है। ये बी नेगेटिव दे रखा है तो कुछ ना कुछ रीजन तो रहा होगा ना। बी नेगेटिव है, यहाँ से हमें ये पता चल गया कि अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव है, इससे हमें ये पता चल गया कि एक रूट पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। अब हमसे पूछ रहा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू। आपको ये तो पता ही है कि अल्फा और बीटा अपोजिट साइन के हैं, तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तो मैंने आपको ये बताया नहीं था कि fx + 1/fx की वैल्यू -2 या उससे छोटी होती है अगर fx नेगेटिव होता है। बताया था कि नहीं बताया था यार? अर्चित भैया कह रहे बताया था, आयुष भैया भी कह रहे बताया था। तो फिर क्या दिक्कत है? फिर तो ऐसे ही दे रखा है, ये fx है तो ये उसका रेसिप्रोकल है, और ये नेगेटिव है ही, तो -2 या उससे कम आएगी इसकी वैल्यू। अगर ये पॉजिटिव होता तो 2 या उससे बड़ी आती। जितना मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अच्छे से खोपड़ी चलाओ क्वेश्चन में, एक एक क्वेश्चन पे जान लड़ा दो पूरी। ये वाला थोड़ा कठिन है भाई 76। पहले ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट है अल्फा बीटा, तो आपको वैल्यू बतानी है इसकी। α² + 2α + 1 अपॉन α² + 2α + q प्लस β² + 2β + 1 अपॉन β² + 2β + q। इसकी वैल्यू बताना है। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है तो इसकी वैल्यू बताना है। तो देखो ये अल्फा बीटा में ये पूरा, बस एक क्यू हमें अलग सा दिख रहा है, तो क्यू की वैल्यू हम अल्फा बीटा के टर्म में लिख देते हैं ना। ये बताओ अल्फा प्लस बीटा हमें कितना पता है? p -p/a। अल्फा इंटू बीटा कितना पता है? -p - q। क्यू हमें निकालना है, जोड़ दो दोनों को, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू आ गया -q। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? -अल्फा माइनस अल्फा बीटा। ये क्यू की वैल्यू यहाँ रख दो तो अल्फा बीटा में रह जाएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये क्या है? α² + 2α + 1 अपॉन α² + 2α माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। जैसे ये β² + 2β + 1 β² + 2β और q की वैल्यू -अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो ये ऊपर वाला है अल्फा + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया α² + अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, ये हो गया बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन ये हो गया β² + बीटा माइनस अल्फा माइनस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसके फैक्टर कर लोगे, इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो, इन दोनों में से बीटा कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1 + अल्फा अल्फा माइनस बीटा। ये आ जाएगा 1 + बीटा और बीटा माइनस अल्फा। ये 1 + अल्फा से 1 + अल्फा चला गया, 1 + बीटा से 1 + बीटा, और अल्फा माइनस बीटा हो गया एलसीएम। यहाँ पे बचेगा अल्फा प्लस 1 माइनस, क्योंकि बीटा माइनस अल्फा है ना, एलसीएम अल्फा माइनस बीटा लिया है हमने तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे बचेगा बीटा प्लस 1। ये 1 से 1 भी निपट जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। थोड़ा सा कठिन था सवाल, लेकिन मुझे लगता है आ गया होगा समझ में, अगर मेरी आवाज पहुंच रही होगी तो। यस सर।
नोट कर लो तभी बता देना तुरंत, है ना, क्योंकि टाइम कम बचा है, एक आध क्वेश्चन और बता देंगे। डन। 78 देखो, cos पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर x माइनस p इक्वल टू 0, और कह रहा है इसका रियल सॉल्यूशन आएगा, तो p क्या होना चाहिए? देखो आसान है, cos पावर 4x, इस साइन स्क्वायर को भी 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दो, है ना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थे ना, इतना तो तुम समझ जाओगे ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने 10th में सीखा है। अब इसका रियल सॉल्यूशन तभी आ पाएगा ना जब ये दोनों साइड बराबर होंगी, जो भी सॉल्यूशन आएगा वो तभी आएगा ना जब ये दोनों साइड बराबर हो पाएंगी। तो p की कोई ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इसकी रेंज के अंदर हो, इसकी रेंज निकालो। देखो cos स्क्वायर x की वैल्यू हमें पता है कहां से कहां तक होती है, 0 से 1 तक। तो cos स्क्वायर x माइनस 1/2 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, माइनस 1/2 से 1/2। तो cos स्क्वायर x माइनस 1/2 के स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 1/2। तो cos स्क्वायर x माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस प्लस 3/4 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 3/4 से 1 तक। इसी के बराबर p दे रखा है, तो p की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए, 3/4 से 1 तक। ये पहले तुम नोट कर लो ना, और फिर मुझसे पूछो क्या क्या डाउट आए। सर इसमें d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं लगा सकते? नहीं, क्यों सर? क्योंकि इसमें cos x रियल थोड़ी है, cos x की वैल्यू केवल -1 से 1 तक होती है। ओके सर। वो जो x में क्वाड्रेटिक होता है उसमें x की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी होती है। इसमें cos स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रहा है, cos स्क्वायर की वैल्यू तो 0 से 1 तक ही रहेगी। जल्दी से लिख लो इसको, फिर मुझसे पूछो क्या डाउट है। हेलो सर। हाँ बेटा। सर वो सेकंड लास्ट वाला स्टेप थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। ये कैसे आ गया? यस सर। 3/4 यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया। अच्छा ओके सर, थैंक यू। और बताओ, ये वाला स्टेप आया, ये कैसे आ गया? और Yes, कोई sir. डाउट है इसमें? नो सर। सर ये वाला कैसे आया सर, ये यहाँ पे 0? इतना पता है, देखो कभी भी जैसे कुछ चीज लिखी है यहाँ पे ना, कुछ भी लिखा हो, इधर में कोई नेगेटिव वैल्यू है, इधर में कोई पॉजिटिव वैल्यू, ऐसे बताया हमें, और हमें स्क्वायर करना पड़ जाए, है ना, तो मिनिमम वैल्यू तो हम 0 कर देते हैं, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू की जगह पे क्या आता है, इसका भी स्क्वायर करते हैं, इसका भी स्क्वायर करते हैं, जो बड़ा होता है वो आता है इधर। तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 बड़ा है तो 9 है। ऐसे ही अगर ये ऐसे होता -5 से 2, तो p स्क्वायर जब करते तो इधर तो 0 ही आएगा, इधर की तरफ क्या आएगा, इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर में जो बड़ा होगा, इसका स्क्वायर 25, इसका 4, 25 आ गया सर समझ में। और कोई डाउट? तो हम पहुंच गए कहां तक, 78 तक, और कोई तो नहीं बचा? 79, 80,
देखो 80 वाला भी वही सवाल है जो अभी किया था। वो कहता है इसके रूट्स को सेम क्वांटिटी से चेंज कर दिया है। सेम क्वांटिटी से चेंज कर दिया मतलब जैसे पहले रूट अल्फा बीटा होंगे तो अब कर दिया हमने अल्फा प्लस बी और बीटा प्लस बी। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स का डिफरेंस सेम रहेगा। रूट्स का डिफरेंस सेम रहेगा तो क्या सेम रहेगा? अंडर रूट डी अपॉन ए। अंडर रूट डी अपॉन ए सेम रहेगा, ये ध्यान रखना, यही ऑप्शन होगा सही। चलो अब ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। अब बेटा 20 क्वेश्चन तो बचे हैं इसमें एलिमेंट्री वाले में, और 50 क्वेश्चन बचे हैं मेंस में। 70 क्वेश्चन है, और आपको कुछ भी करके ऐसा करना है कि वो क्वेश्चन आपके 1 घंटे में डिस्कस हो जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम, क्योंकि आधे घंटे में थ्योरी अभी और पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप कम से कम डाउट आने चाहिए, आपस में एक दूसरे का सहयोग करो, सॉल्यूशन बताओ। किसी को कोई डाउट आता है फोटो भेजो, दूसरा सॉल्यूशन भेजेगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक निपट जाएगा।